पांच बड़ी बातें उद्धव ठाकरे की। कहा है अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है घर में पढ़िए, बाहर निकलेंगे दादागिरी करने के लिए मत आइए। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर दादागिरी करेंगे तो हमें उतारने आता है और हमें बाला साहब ठाकरे ने ये सिखाया है। हम घंटाधारी हिंदू नहीं, गदाधारी हिंदू हैं। बहरहाल आज इसी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने देश को बताया कि धर्म निजी विश्वास है, इसका सार्वजनिक प्रदर्शन जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। जिनके पास बड़े संवैधानिक पद हैं उन्हें और ज्यादा जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। बात अदालत ने सांसद नवनीत राणा बनाम महाराष्ट्र सरकार केस की सुनवाई के दौरान कही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अमरावती की सांसद है, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का दावा किया था, लेकिन पीएम की मुंबई यात्रा की वजह से उसे रद्द भी कर दिया था। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने सांसद और उनके विधायक पति को अरेस्ट किया, फिर उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर दोनों पति पत्नी को अलग अलग जेल में बंद कर दिया। आज सांसद और उनके विधायक पति खुद पर लगे एक एक आरोप को रद्द करवाने बॉम्बे हाईकोर्ट गए तो कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी, उल्टा फटकार लगाई। आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने देश के सांसद और एक विधायक को समझाया कि लोकतंत्र फायर से नहीं फ्लावर से चलता है। फायर है क्या? फायर। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके निर्दलीय विधायक पति रवि राणा ने दावा किया कि वो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और फिर इस आरोप में अरेस्ट के दौरान सरकारी कर्मचारी के काम में रुकावट डालने के आरोप में जेल में। वो आज अदालत गए कि उन पर सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने का आरोप खारिज कर दिया जाए, तो अदालत ने धर्म के विश्वास और प्रैक्टिस पर एक अहम टिप्पणी कर दी। सार्वजनिक जीवन में पद जितना बड़ा हो उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। आपको सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने के आरोप से मुक्ति नहीं दी जाती है। हाँ, अरेस्ट की जानकारी 72 घंटे पहले दी जाएगी। मांग थी कि उनके खिलाफ जो ये दूसरा गुनाह रजिस्टर किया गया है वो खारिज किया जाए, लेकिन उनकी जो ये मांग थी वो आदरणीय न्यायालय ने स्वीकार नहीं की। उनको अरेस्ट करने के पहले 72 घंटे उनको सूचित किया जाएगा, फिर उन्हें जो कानूनन करना है वो कर सकते हैं। That they were at the house between 5:15 p.m. and 6 p.m. in connection with arresting in the CR 500 of 22. Our case is that the presence of the police officers in the house at that time was not in discharge of their public service or of their official duties. So there was no question of obstructing in the discharge of the official duties. कोर्ट से निकलने के बाद सरकारी वकील और नवनीत राणा के वकील गले मिले, खूब हंसे भी। लेकिन लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधि ये बुनियादी लोकतंत्र नहीं समझते, जिसमें असहमति का मतलब विरोध नहीं होता। नवनीत राणा और उनके पति रवि मुख्यमंत्री के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का दावा कर उनके शिवसेना ब्रांड हिंदुत्व को चुनौती दे रहे थे, तो सरकार ने उन पर देशद्रोह की धारा लगा दी। दोनों ही काम लोकतंत्र की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। टुकड़ों की सरकार का काम है। अगर आज महाराष्ट्र के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने पर या हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा करने पर एक सांसद को अरेस्ट कर लिया जा सकता है, तो समझ लगता है कि शिवसेना किन मजबूरियों में और किस प्रकार की सरकार चला रही है। कल तक वो जो शिवसेना अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती थी, जो हिंदुओं के कॉज लेती थी, आज वो हनुमान चालीसा पढ़ने पर एक सांसद को अरेस्ट कर रही है। Problem is not with the Hanuman Chalisa. The problem is with the politics that was done around it by someone, by a person who in 2019 in the parliament itself had raised objections to the slogans of Jai Shri Ram. For her to become an overnight devotee of Lord Hanuman is in itself shows the kind of politics that BJP is using through their proxies. देखिए, हनुमान जी को भी हंसी आ रही होगी या दुख आ रहा होगा कि मेरे नाम का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह राजनीति में मुझे इस्तेमाल कर रही है। देखिए, ये जो हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था, कोई श्रद्धा से पढ़ा जा रहा था ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री के निवास के सामने जाकर पढ़ना वो तो सिर्फ एक छेड़ने वाली बात है।
और उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि महाराष्ट्र में अब लड़ाई शिवसेना ब्रांड के हिंदुत्व और बीजेपी मार्का हिंदुत्व के बीच देखी जा रही है। राजनेताओं का मानना है कि नवनीत राणा बीजेपी के कहने पर काम कर रही हैं। बीजेपी ने नवनीत और उनके पति की गिरफ्तारी का खुलकर विरोध भी किया है। एक विधायक इंडिपेंडेंट और एक सांसद इंडिपेंडेंट, ये लोग इतना ही अनाउंस करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान के सामने जाकर हम हनुमान चालीसा बोलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। मेरा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इसमें आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। बीजेपी ने शिवसेना की कार्रवाई की तुलना औरंगजेब से की तो हिंदुत्व के दो पक्षधारों के विरोध उभर कर सामने आए। भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़े हमसे। ये बाहर के जो टट्टू है ना भाड़े के, उनको सामने लेकर हमसे मत लड़िए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये महाराष्ट्र है। इसी महाराष्ट्र ने जिस औरंगजेब का नाम जो ले रहे हैं ना, ये इसी महाराष्ट्र में 20 फुट नीचे इस जमीन में औरंगजेब को आपने गाड़ा है। तो उनको मालूम है, तो हमें मत सिखाए। हमें मालूम है क्या करना और क्या नहीं करना है। सामने आकर लड़िए। किसी के शिखंडी के आड़ में आकर हम पर वार मत कीजिए। वो शिखंडी भी जाएगा और आप भी जाएंगे। ये महाभारत का युद्ध का इतिहास पढ़ लीजिए आप। कि आपके हमलों को वैसा ही जवाब देना हमको आता है। जिस प्रकार से आप हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप तो पुलिस के भरोसे कर रहे हैं, पुलिस को साथ में लेकर कर रहे हैं, लेकिन हम वैसा ही जवाब देंगे। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम चुप हैं। लेकिन अगर पुलिस भी सरकार के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला करेगी तो ये समझ लेना चाहिए कि केरल में और बंगाल में हमारे सैकड़ों लोग मार दिए, फिर भी हमारा आवाज कोई दबा नहीं पाया। हम चुप नहीं बैठे, हम संघर्ष करें। तो महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है और यहाँ हमारी ताकत भी उतनी है। नवनीत राणा ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और आरोप लगाए हैं। उनको पुलिस कस्टडी में मिसट्रीट किया गया, उनको नीची जात का बच्चा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया। एक महिला सांसद को वॉशरूम जाने के लिए भी परमिशन नहीं दी गई। इस प्रकार से बदले की भावना से महाराष्ट्र में इससे पहले हमने कभी कार्रवाई नहीं देखी। लड़ाई अब हिंदुत्व के असली सरदार की हो गई है। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने और हनुमान चालीसा के सार्वजनिक पाठ की चुनौती को शिवसेना के खिलाफ बीजेपी का सियासी गुरिल्ला युद्ध कहा जा रहा है। कहते हैं राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन नहीं होता। 2014 में नवनीत रवि राणा ने एनसीपी के सिंबल पर पहली बार चुनाव लड़ा था। 2019 में भले ही नवनीत ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन हासिल था। नवनीत ने शिवसेना को चुनावी दंगल में चित कर दिया और संसद पहुंच गई। चुनावी जीत के बाद नवनीत राणा और एनसीपी के रिश्ते जुदा हो गए। सियासी दोस्त सियासी दुश्मन बन गए। वैसे सिल्वर स्क्रीन पर नवनीत ने अपना करियर बतौर मॉडल शुरू किया। शुरुआती दिनों में करीब 6 म्यूजिक एल्बम में काम किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2003 में नवनीत ने दर्शन नाम की कन्नड़ फिल्म साइन की। भले ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसने नवनीत को पहचान दिला दी।
इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्मों में एक्टिंग शुरू की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नवनीत ने मलयालम फिल्म लव इन सिंगापुर के साथ साथ पंजाबी फिल्म लड़ गए पेच में भी काम किया है और तो और रियलिटी शो हुम्मा हुम्मा में भी वो बतौर कंटेस्टेंट नजर आई। रुपहले पर्दे पर नवनीत कौर ने बड़ा नाम कमाया, लेकिन योग का शौक और बाबा रामदेव के साथ एक छोटी सी मुलाकात ने उनकी जिंदगी बदल दी। जहां एक तरफ वो सिल्वर स्क्रीन पर छाई हुई थी, लेकिन अचानक इस मुलाकात की वजह से वो सीधे सियासत की दुनिया में पहुंच गई। लाइट, कैमरा और एक्शन के साथ साथ अभिनेत्री नवनीत कौर योग का भी शौक रखती है। योग के सिलसिले में नवनीत कौर का बाबा रामदेव के आश्रम में आना जाना था। एक दिन बाबा रामदेव के आश्रम में उनकी मुलाकात रवि राणा से हुई। इसी मुलाकात के बाद नवनीत कौर ने महाराष्ट्र से निर्दलीय विधायक रवि राणा से शादी करने का फैसला किया। बड़ी बात यह है कि एक सामूहिक विवाह समारोह में दोनों ने 2 फरवरी 2011 को 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई। सामूहिक विवाह समारोह में 3000 से ज्यादा जोड़े शामिल हुए थे। साल 2014 में नवनीत राणा ने अमरावती लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। चुनाव में भले ही नवनीत को जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रही। चुनाव हार के बावजूद नवनीत ने राजनीति में सक्रियता बनाए रखी। 2019 में एक बार फिर नवनीत ने चुनाव में हाथ आजमाया और इस बार अमरावती से संसद पहुंचने में कामयाब रही। लोकसभा चुनाव जीतकर नवनीत राणा सुर्खियों में आई थी। इसकी 2 वजहें थी। एक तो ये कि नवनीत राणा बेहद कम उम्र में सांसद बनी थी और दूसरी ये कि वो निर्दलीय लड़ी थी, यानी कि किसी भी पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ी थी, निर्दलीय अकेले चुन के सांसद बनी थी। इसके साथ ही उन्होंने अमरावती में शिवसेना के उम्मीदवार को हराया था। चुनावी जीत के साथ नवनीत राणा की नई इनिंग शुरू हुई और इस इनिंग के साथ शिवसेना से उनकी तलखी किसी से छिपी नहीं रही। भले ही नवनीत राणा ने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन बीजेपी को लेकर उनका नजरिया सॉफ्ट है। लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा के पाठ से शुरू हुई सियासत अब नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की गिरफ्तारी तक पहुंच गई है। हालांकि इससे पहले नवनीत राणा जाति प्रमाण पत्र की कंट्रोवर्सी में भी फंस चुकी हैं। अदालत ने उनके सर्टिफिकेट को फर्जी मानते हुए जुर्माना लगाया था। इस वक्त अपने बयान की वजह से नवनीत राणा जेल पहुंच चुकी हैं और उनके खिलाफ देशद्रोह का केस है। यानी सियासत के चक्कर में नवनीत राणा कानूनी पचड़े में बुरी तरह फंस चुकी हैं। आज तक ब्यूरो।